हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है। यानी विकारी शब्द है उनके बारे में पढ़ा है। विकारी शब्द कौन कौन से थे? संज्ञा था, सर्वनाम था, क्रिया था और विशेषण। यानी ये चार है वो विकारी शब्द थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिनको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर ये क्लासें आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। आज हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, यानी विकारी शब्द क्या है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हम अविकारी शब्दों की, यानी अविकारी शब्द क्या है, आज हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। तो देखिए, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है और अव्यय का मतलब होता है अधन वे। वे का मतलब होता है खर्च करना। तो जिसको खर्च नहीं, अ जुड़ा हुआ है तो जिसको खर्च नहीं किया जा सके, ए का मतलब नहीं होता है जिसको खर्च नहीं किया जा सकते, उसको हम अव्यय बोलते हैं। तो यहां तक कि अव्यय के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कह रही है। वे शब्द जिनमें लिंग, अभी हमने लिंग के बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। वचन, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे होते, वचन एक वचन, बहुवचन। कारक, कारक हम पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से। और पुरुष जो हमने पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते। यानी इतनी चीजों से, लिंग से, वचन से, कारक से और पुरुष से किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो मध्यम पुरुष हो, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, चाहे वो अन्य पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कारक हो, यानी उसके किसी भी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो ये परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन इतनी चीजों से उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं, हम लिखते राम स्कूल गया। अब इसी जगह अगर हम लिखते हैं सीता स्कूल गई, तो देखिए परिवर्तन आया, क्रिया में परिवर्तन आया, यानी क्रिया बदल गई। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, परंतु जो अविकारी शब्द होंगे उन अविकारी शब्दों में इनसे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए आप। अब देखते हैं अविकारी शब्दों के आगे क्या है। अविकारी शब्दों के प्रकार, तो अविकारी शब्द है वो चार प्रकार से होते हैं, मोटा मोटी चार प्रकार के होते हैं। एक प्रकार और भी होता है जिसको निपात बोला जाता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। परंतु बहुत सारी गाइडों में इनके चार ही प्रकार दे रखे और कुछ गाइड ऐसी जिसमें 5 प्रकार दे रखे। तो हम पांचों प्रकार के बारे में अच्छे से देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने का काम करेंगे। इसको हम विस्तार से देखेंगे। आगे देखिए, दूसरा हमारे सामने आया संबंध बोधक, जिसको संबंध वाचक भी कहा जाता है। नाम से चल रहा है, संबंध होगा एक दूसरे में। और समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब है यानी जो आपस में जुड़े हुए होंगे, इस प्रकार समुच्चय का बोध कराएंगे। और विस्मय आदि बोधक, जिसको द्योतक शब्द भी बोला जाता है। विस्मय का मतलब उसके अंदर जो आश्चर्य की भावना, इसे विस्मय होगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, ये प्रकार है 5। और जो नोट में लिखा मैंने, जो 5वां प्रकार है वो है निपात। 5वां प्रकार क्या है? निपात। तो इनके बारे में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 प्रकार है जो अव्यय के हैं। इसके हैं अव्यय के। और इन पांचों को ही हम एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रकार है हमारे सामने वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया हमने पढ़ ली है, क्रिया पढ़ ली है। पीछे जो विकारी शब्द थे उन विकारी शब्दों के अंदर हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है। क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, नाम धातु होती है, प्रेरणार्थक होती है,
ठीक है, द्विकर्मक होती है, दूसरी बात कर्म के आधार पर अकर्मक सकर्मक होती है। तो वो सारी हमने देख ली है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो क्रिया विशेष में क्या होगा, क्रिया की विशेषता बताने का काम करेंगे। सामान्यतः वाक्य में क्रिया की चार प्रकार से विशेषता बताई जाती है। यानी क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बताने का काम करेंगे क्रिया विशेषण। और क्रिया की विशेषता सामान्यतः कितने प्रकार से बताई जाती है, चार प्रकार से। तो चार प्रकार वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से पता चल रहा है कि स्थान के हिसाब से क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। परिभाषा देखते हैं। ऐसे अवयव शब्द जिससे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान हो, यानी क्रिया कहां पर घटित हुई है उस स्थान का हमें पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। यानी इस प्रकार के शब्द है उसके अंदर आएंगे, जिससे हमारे को पता चल सके कि क्रिया कहां हुई है। जैसे यहां हुई, यहां का मतलब पास में, वहां का मतलब दूर हुई, वहीं हुई, दूर है, कहीं यानी कोई जैसे विश्व में कहीं भी होती है, ऊपर यानी जैसे छत के ऊपर, नीचे छत के नीचे, बाएं दाएं, ठीक है, पास दूर अंदर बाहर। तो ये जो स्थानों के बारे में हमें पता चल रहा है कि क्रिया कहां पर घटित हो रही है। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में दे रखा है रमेश छत पर बैठा है। तो देखिए ये पर आया, ठीक है, छत पर। तो ये पर शब्द क्या है, ये पर शब्द क्या, एक अवयव का काम कर रहा है। रमेश छत पर बैठा है। अब लिखिए सीता छत पर बैठी है। अब रमेश छत पर बैठा है, सीता छत पर बैठी है। अब रमेश में और सीता में फर्क है। क्या फर्क है, क्योंकि सीता है वो स्त्रीलिंग है और रमेश है वो पुल्लिंग है। परंतु कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो पर शब्द है वो दोनों के साथ में ही सेम ही लग रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर हमने पढ़ा है कारक है, वचन है, लिंग है, इनके द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, तो इससे रमेश छत पर बैठा है, तो हमें पता चल रहा है कि रमेश बैठा तो कहां पर बैठा है। जैसे हम लिखे रमेश दीवार पर बैठा है, तो दीवार शब्द आया। दूसरी बात, रमेश कुर्सी पर बैठा है। आगे दूसरा जो उदाहरण है वो है सुरेश कमरे के अंदर था। तो इससे पता चल रहा है सुरेश कहां है, कमरे के अंदर है। तो अंदर उस एक जगह है उसका हमें पता चल रहा है, कमरे के अंदर और बाहर। तो ऐसे जो शब्द है वो सारे शब्द किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। इसकी पहचान दे रखी है, ये पहचान रही। पहचान में क्या है, क्रिया से पूर्व कहां प्रश्न सूचक शब्द जोड़कर प्रश्न किया जाएगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यानी हमने कर्म की पहचान करने के लिए क्या लगा रहे थे, क्या और किसको लगा रहे थे, क्या और किसको लगा रहे थे। तो क्या और किसको लगाने से हमारे को कर्म की पहचान हो रही थी, परंतु यहाँ पर आया कहां, कहां लगाएंगे तो हमारे को जो उत्तर प्राप्त होगा उससे क्या होगा, हमारे को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता चलेगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता चलेगा। देखो रमेश कहां पर बैठा है, तो उत्तर निकला छत पर, स्थान का पता चला। अब देखिए 2 नंबर, रीति का मतलब होता है तरीका वाचक क्रिया विशेषण। पहला था जो स्थानवाचक था, उससे क्या हुआ, स्थान के बारे में मैं पता चल रहा था। और कहां शब्द जोड़कर हम प्रश्न बनाएंगे, जो उत्तर निकलेगा वो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब रीति यानी तरीका, यानी किस तरीके से कोई काम हुआ उस तरीके के बारे में पता चलेगा। तो रीति यानी तरीका वाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, तेज, जोर से, सने सने, जल्दी, अचानक आदि ऐसे शब्द आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये शब्द मैंने कुछ शब्द लिए, जरूर नहीं पूरे शब्द इसके अंदर आ गए, आपको समझाने के लिए ऐसे शब्द आएंगे। फिर देखिए यहाँ पर पहचान दे रखी है कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। क्रिया से पूर्व कैसा और कैसी, कैसा और कैसी प्रश्न सूचक शब्द जोड़कर प्रश्न किया
जाएगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। यानी ऊपर वाले में कहां से प्रश्न किया जा रहा था, कहां से प्रश्न करेंगे तो हमें स्थान का पता चल रहा था, स्थान का पता चल रहा था। और इससे क्या होगा, हम कैसा और कैसी से पता चला करेंगे, कैसा और कैसी प्रश्न सूचक शब्द लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि तरीका के बारे में और रीति के बारे में, विधि के बारे में पता चलेगा। देखिए कैसे पता करेंगे कि वह किसका उदाहरण है। भाई जो क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण में 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, एक स्थान के आधार पर, एक रीति के आधार पर, आगे है और वो देखेंगे। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्या दे रखा उदाहरण में, अचानक वर्षा हुई। अब कैसा है कैसी हम कहेंगे, कैसे वर्षा हुई, कैसे वर्षा हुई। तो हमारे के सामने आंसर निकल आ गया अचानक, अचानक। तो ये क्या होगा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इनसे हम प्रश्न करेंगे, प्रार्थी ने विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रार्थी ने कैसे निवेदन किया, तो आंसर निकल के आया विनय पूर्वक, विनय पूर्वक। तो ये जो शब्द जोड़कर हम जो हमारे सामने जो शब्द आएंगे वो शब्द क्या हो जाएंगे, वो रीतिवाचक, तरीकावाचक, दूसरी बात विधिवाचक, ये हो जाएंगे। तो आपको ये 2 स्थानवाचक और रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण थे, दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो प्रकार है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब क्या होता है, समय। तो इससे क्या हमें समय का पता चलेगा, यानी स्थान के बारे में हमने पढ़ लिया, कहां से प्रश्न करेंगे, रीति के बारे में कैसा और कैसी से करेंगे, और समय के बारे में, समय के बारे में तो कब, ठीक है भाई, कब काम हुआ। देखिए ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करे उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, सवेरे, कब, जब, तब, रात को, दिन में, दोपहर में आदि, शाम को, सुबह को, इस प्रकार के जो शब्द है वो आएंगे। नोट, नोट में क्या, कब लगाकर प्रश्न बनाना है, जो उत्तर आएगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, जो मैंने आपको बताया। उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा लफड़ा नहीं है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं जब आया तब दरवाजा बंद था, तो इसका पता ऐसे चल रहा है क्योंकि एक समय का हमें बोध हो रहा है। मैं जब आया तब दरवाजा बंद था। राकेश को मैंने आज सवेरे देखा, राकेश को मैंने कब देखा, आज सवेरे, तो एक समय का बोध हो रहा है। राम सुबह जयपुर जाएगा, राम कब जयपुर जाएगा, सुबह। तो ये जो ऐसे शब्द आएंगे ये क्या होंगे, ये अव्यय शब्द है, ये अव्यय शब्द है। राम सुबह जयपुर गया, ठीक है। अब देखिए ये जो इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमने लिखा यहाँ पर राम की जगह सीता सुबह जयपुर गई, तो क्रिया चेंज हो गई, क्रिया चेंज हो गई, पर क्या इस सुबह में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। तो जिसमें परिवर्तन नहीं आता है वो सारे शब्द क्या है, अव्यय है, जिसको खर्च नहीं किया जा सके। अव्यय का मतलब जिसको वे नहीं किया जा सके। अब देखिए चौथा जो प्रकार बचा है क्रिया विशेषण का, चौथा प्रकार है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 3 हमने देख लिए, स्थानवाचक देख लिया हमने, रीतिवाचक देख लिया और एक कालवाचक देख लिया। तो 3 हमने देख लिए, चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए परिमाण में वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा या नापतोल संबंधी विशेषता बताए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कम, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, न्यून, अल्प, अधिक आदि, ऐसे शब्द इसके अंदर आएंगे जिससे हमें पता चले उसके परिमाण का, उसके परिमाण का। नोट, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करना है, जो उत्तर मिलेगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण देखिए, दिनेश पर्याप्त मात्रा में अध्ययन करता है। तो दिनेश कितने मात्रा में अध्ययन करता है, कितना, कितनी नाम आया, इन कितना, कितनी लगाकर हमें प्रश्न करना है। दिनेश कितने मात्रा में अध्ययन करता है, पर्याप्त मात्रा में। तो इससे हमें परिमाण का पता चल रहा है, परिमाण
का पता चल रहा है। महेश बहुत ज्यादा बोलता है, महेश कितना बोलता है, तो उत्तर है बहुत ज्यादा। कल बहुत बरसात हुई, कल कितनी बरसात हुई, बहुत। तो ऐसे जो शब्द है वो परिमाण का पता लगाने में हमें सहायता करते हैं। तो ये सारे परिमाणवाचक में आएंगे। अच्छे से समझ गए होंगे हम, चार प्रकार थे, चारों के बारे में। जो क्रिया विशेषण है उनकी चार प्रकार से विशेषता बताई जाती है, उसकी स्थान के आधार पर बताई जाती है, काल के आधार पर बताई जाती है, रीति के आधार पर बताई जाती है और परिमाण के आधार पर बताई जाती है। बस ये चार तरीके, यानी उससे स्थान के बारे में हमें पता चलेगा, उसके काल के बारे में यानी समय के बारे में पता चलेगा, उसके रीति यानी तरीके के बारे में पता चलेगा, क्रिया कैसे हुई है, और परिमाण के बारे में पता चलेगा कितना कितनी हुई है। तो ये जो चार तरीके वो क्रिया की विशेषता बताने का काम करें, यानी क्रिया कैसे कैसे संपन्न हुई है। और चारों तरीके मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। स्थान के बारे में आए तो हमारे को कहां से प्रश्न बनाना है, ठीक है। काल के बारे में आए तो हमारे को कब से प्रश्न बनाना है। रीति से आए तो कैसा कैसी से प्रश्न बनाना है, कैसा है कैसी से प्रश्न बनाना है। और परिमाण के बारे में आए तो हमारे को कितना, ठीक है। तो ये शब्द याद रखने, कितना, कैसा, कैसी, कब, कहां। तो इससे हमारे को स्थान के बारे में, काल के बारे में, रीति के बारे में और परिमाण के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। एक बार मैं इरेज करता हूं इसको। आगे देखिए हमारा परक्रिया विशेषण। परक्रिया विशेषण जिस प्रकार हमारे को विशेषण और परविशेषण के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी प्रकार है परक्रिया विशेषण, यानी वो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करेंगे। तो देखो, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परक्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा, ज्यादा तो है ही है, ज्यादा के आगे लगा बहुत ज्यादा, तो ये बहुत क्या है, ये क्रिया परक्रिया विशेषण है, परक्रिया विशेषण। देखिए इसका एक मैंने उदाहरण लिया, ममता काफी अटक अटक कर उच्चारण करती है। अब देखो, ममता अटक अटक कर उच्चारण करती है, इस काफी को छोड़ दीजिए, इस काफी को छोड़ दिए, ममता अटक अटक कर उच्चारण करती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारे को, उसके उच्चारण करने के तरीके के बारे में पता चल रहा है। ममता कैसे उच्चारण करती है, कैसा है, कैसे लगाना है, तो इसके क्या है, हमारे को उसके रीति यानी तरीके के बारे में पता चल रहा है, तरीके के बारे में पता चल रहा है। तो ये क्रिया विशेषण तो है, क्रिया विशेषण तो है। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ममता काफी अटक अटक कर उच्चारण करती है, वाक्य के बारे में पूछे कि किस प्रकार का वाक्य, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परंतु आपको इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ममता काफी अटक अटक कर उच्चारण करती है, इसके जैसे अंडरलाइन कर दे, यहां पर पूछ ले निम्न में से जो अंडरलाइन है उसका क्या मतलब है। तो उसमें जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए परक्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, संबंध बोधक है, जो भी नाम दे दे, तो ये परक्रिया विशेषण है, काफी जो शब्द है, क्योंकि ममता अटक अटक कर उच्चारण करती है, इससे भी वाक्य पूरा हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि ममता काफी अटक अटक कर उच्चारण करती है। काफी का मतलब होता है कि उच्चारण करने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो उच्चारण सही तरीके से कर ही नहीं पाती है। तो ये परक्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। ये तो सिर्फ अटक अटक कर उच्चारण कर रही है, ये तो क्या है, सिर्फ क्रिया विशेषण ही है, और ये परक्रिया विशेषण है। तो यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी चार प्रकार थे क्रिया विशेषण के, वो हमने देख लिए, और परक्रिया विशेषण के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे जो अवयवों का जो प्रकार है, ये तो क्रिया विशेषण था, आगे जो है संबंध बोधक है, ये संबंध बोधक है, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारे चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।